हेलो मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस बायोलॉजी पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जो है रिवीजन कराने जा रहे हैं सर, और आप सब लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। ये जो सेशन है ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए सर, जिनका 12th में एग्ज़ाम है सर। और आई होप कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है सर, तो आप सारे लोग अच्छे से मेहनत करें। मैंने आज जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर, जिसका नाम है सर, आप सभी जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सारे लोग भाई इधर देखेंगे, सामने इधर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो बैच स्टार्ट करी है सर, रिवीजन बैच, उसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। तो इस बैच के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है उसको हम डील करेंगे, दैट इज चैप्टर का नाम हमारे है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप सभी लोग अपने जो है नोट्स वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप, वैसे वन शॉट रिवीजन है तो आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर ध्यान से देखें, ताकि अगर मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं तो आपका पूरा फोकस जो है उस क्वेश्चन पर हो और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ सर। इस चैप्टर को अगर हम डिवाइड करके देखने की कोशिश करें, इसको बांट के पढ़ें, तो हम 3 तरीके से वैसे पढ़ सकते हैं। पर ठीक है, अगर आप नहीं भी उस तरीके से करना चाहते तो वो भी सही है सर। फिर भी एक बार देख लो सर। सबसे पहले हम इसको बांटते हैं निषेचन पूर्व घटना में। दूसरा हमारा टॉपिक होगा निषेचन, और तीसरा हमारा टॉपिक होगा निषेचन पश्च घटना। पश्च घटना इंग्लिश वाले बच्चों के अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड वन दैट इज फर्टिलाइजेशन, and the third one is post fertilization event। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है हम उसको देखेंगे। ओवरव्यू का मतलब ये है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सर, वो हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूँ निषेचन पूर्व घटना में, तो इसमें हमें सबसे पहले डील करना है सर पुष्प। देखो देखो भाई, सारे लोग इधर देखेंगे सामने इधर, क्योंकि आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए सर। अगर आपका फोकस बोर्ड पे नहीं है तो आप छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर सकते हैं सर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सभी से, बोर्ड पे देखेंगे सर। पुष्प जो है आवृत्तिबीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। आवृत्तिबीजी जो पादप होते हैं इनका क्या है भाई, ये है विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, जितने भी आवृत्तिबीजी पादप हैं, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे सर, जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको 5 भागों में बांटा गया भाई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म वाला है, जहाँ पर फ्लावर्स का बनना ये उनकी प्रायोरिटी होती है, एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो पुष्प होता है उनमें जन्नांग का कार्य करता है सर। जन्नांग मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर करते हैं सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो है इनका विशिष्ट लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पुष्प की संरचना को हम यहाँ पर देखेंगे। संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना है सर, जरा एक बार देख लो इसको। हमें यहाँ पर पढ़ना है पुमंग, जो कि नर जन्नांग होता है सर, आप सब जानते हैं। इसको हम एंड्रोसियम भी कहते हैं, एंड्रोसियम भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है जयांग है, जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। तीसरा हमारे पास है दलपुंज, जिसको हम कोरोना कहते हैं सर यहाँ पर। और चौथा हमारे पास है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। मैं कोशिश करूंगा कि इसको, इसकी स्पेलिंग जो ऊपर लिख दूं सर, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक अगर एक ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ना है सर। देखो, निषेचन पूर्व घटना में ध्यान रखेंगे आप सब कि निषेचन पूर्व घटना में पुष्प की स्ट्रक्चर, उसका जो है संरचना, और उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं। जैसे अगर हम एक पुष्प की संरचना अगर हम बात करें,
तो वहां पर हमें देखने को मिलता है सर पुष्प में उसका पुमंग जो कि नर पार्ट होता है, उसके बाद होता है जयांग जो कि मादा पार्ट होता है, उसके बाद है बाह्यदल पुंज और दल पुंज है। वैसे अगर हम पुमंग की बात करें तो हम वहां पर क्या पढ़ेंगे, चूंकि नर जनांग है तो नर जनांग में आपको ध्यान ये रखना है कि उसके स्ट्रक्चर को, जैसे उसकी इकाई को हम सॉरी पुंकेसर कहते हैं सर। जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं, बेसिकली दो भाग होते हैं, एक है परागकोश होता है और दूसरा होता है वहां पर पुतंतु। तो जो परागकोश है उसका ऊपरी वाला पार्ट है और जो पुतंतु है एक डंठलनुमा संरचना है जिसके ऊपर परागकोश लाई करता है। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, आप सब जानते हैं। उसी तरीके से हमें उसमें कुछ और भी बातें करनी है, मैं आगे बताऊंगा। उसी तरीके से अगर मैं जायंग की बात करूं तो जायंग जो है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके जो है इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं सिर्फ। स्त्री केसर में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका है और फिर अंडाशय है। आप सब जानते हैं जैसा जो अंडाशय वाला पार्ट है वो आगे चल के फल का निर्माण करता है और उसके अंदर बैठी एक संरचना जिसका नाम बीजांड है वो आगे चल करके बीज का फॉर्मेशन करता है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। अगर मैं आगे के चक्रों की बात करूं तो जो दल पुंज है उसकी इकाई को हम दल कहते हैं। पुष्प का जो कलरफुल पार्ट होता है, रंग बिरंगे होते हैं, जो चटकीले होते हैं, जो काफी आकर्षक दिखाई देते हैं, वो होता है उसका दल पुंज। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसका दैट इज बाह्यदल पुंज, उसकी इकाई को हम बाह्यदल कहते हैं। वो प्राय हरे रंग के होते हैं क्योंकि वो पुष्पों को एक तरह से सहारा, सपोर्ट और न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं एक बार। जिन्होंने नोट नहीं कर रहा है सर वो नोट कर लेंगे, जिनके पास नोट्स वगैरह है तो अच्छी बात है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर दिया सर कि ये जो रिवीजन बैच है वो यूपी बोर्ड के बच्चों और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको पता है इस बैच का नाम प्रतिज्ञा बैच है। अब मैं आपको एक पुष्प को लेकर बताता हूँ कि हमें इसमें कैसे पढ़ना है चीजों को। यहाँ पर जो मेजर इसका पार्ट होता है दैट इज पुमंग। मैंने कहा ये नर जनांग है, नर जनांग। तो इसकी जो इकाई है इसको बोलते हैं पुंकेसर। अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे इधर से, इसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम और इसको बोलते हैं स्टेमेन। पुंकेसर के जो है अगर हम भाग की बात करें तो इसमें जो है एक होता है परागकोश होता है, इसको हम एंथर कहते हैं। और एक हमारे पास है इसका जो डंठलनुमा संरचना उसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, परागकोश आप सभी को पता है कि परागकोश जो है ये कैसा होता है भाई, ये होता है द्विपालित संरचना। द्विपालित संरचना होती है और अर्थात इसमें वैसे कैसे दो पाली होती है, दो पाली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसकी जो प्रत्येक पाली होती है, प्रत्येक जो पाली होती है, तो प्रत्येक पाली में जो है ध्यान रखेंगे आप सब, दो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं अथवा इसको हम जो है लघु बीजाणु धानी भी कह देते हैं। लघु बीजाणु धानी भी यहाँ पर हम कह देते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो हम इसको जो है बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम एंथरसैक कहते हैं यहाँ पर। अब चूंकि मैंने कहा आपको कि परागकोश के अंदर दो पाली है तो आप ध्यान रखेंगे सब लोग यहाँ पर कि एक परागकोश के अंदर जो है कुल 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण। इसके अंदर क्या पाते हैं, परागकण, जो कि एक आगे चल करके जो है नर युग्मक, नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। आप ये सब जानते हैं, नर युग्मक जो कैसा होता है आप सब जानते हैं, ये अगुणित होता है।
अगर हम दूसरी संरचना की बात करें तो ये पुतंतु है। मैंने कहा ये कैसी संरचना है, एक डंठल नुमा संरचना है, डंठल नुमा संरचना है। इसका ज्यादा कार्य नहीं, सिर्फ इसका बस कार्य है सपोर्ट करना, यानी सहायता करना। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने आपसे कहा कि नर जनांग है पुंकेसर, ये सारी चीजें हो गई। इधर आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नर युग्मक है, ये जो परागकण है, परागकण, इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। साथ ही साथ हम इसको भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, सिर्फ आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परागकण का जो निर्माण है, इस घटना को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सिंपली अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pollen grains और द, हम ऐसे कहते हैं माइक्रोस्पोर विद द हेल्प ऑफ म्यूसिस डिवीजन, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर मैं इस घटना को यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना इधर सारे लोग। हाँ भाई देखो, तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ पर हमारे पराग कोश में एक कोशिका जिसका नाम है लघु बीजाणु मातृकोशिका। ये जो कोशिका होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, ये है 2n। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप सभी को पता है ये एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। तो जो भी रिडक्शन होता है डिवीजन, उसमें जो कोशिका है उसका नंबर हाफ हो जाता है, सिर्फ आप ये जानते हो। इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ से एक कोशिका बनेगी जिसका नाम है लघु बीजाणु, जो कि हाफ होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है। सिर्फ ध्यान से सुनना मेरी बात, यह एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि जो लघु बीजाणु है, आगे चल करके जो है यहाँ से ये परागकण, इसको जो है ये बनाएगा, अर्थात ये भी हमारा कैसा होगा, ये भी हाफ होगा, यानी एन के फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश से अगर मैं इसको बोलें तो हम इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का इंग्लिश में नाम क्या भाई, सुना इधर, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और यह है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम यहाँ पर पोलन मदर सेल भी कहते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इसको हम MMC कहते हैं, या फिर इसको जो है पोलन मदर सेल कहते हैं, यानी PMC। तो ये ध्यान से सुनना सब लोग, दो नाम है इंग्लिश में, बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं ध्यान से देखेंगे, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान रखना, इसके पास जो प्लोइडी लेवल है वो 2n है सिर्फ, जबकि इसके पास जो प्लोइडी लेवल है वो n है, यानी हैप्लॉइड है, हाफ है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा परागकण बना है, अब यहीं पर हम जो है परागकण की वही के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आप सबने इसका जो है कोशिश करना कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। देखो भाई एक बात और मैं बता देता हूँ तुम लोग, देखो सर बायोलॉजी में आपको ध्यान नहीं रखना सर, एग्जाम्स में ये अगर आपको इसमें स्कोर करना है तो आपका डायग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए सर। अगर आपका डायग्राम सर खराब है तो मैं बता दे रहा हूँ सर, तुम्हें बायोलॉजी पढ़ना बेकार है सर। ध्यान से देखो सर भाई, आप लोग सब लोग ध्यान से देखना इधर भाई, बायोलॉजी मतलब डायग्राम। अगर आपका डायग्राम खराब है सर तो फिर थोड़ी सी चीजें गड़बड़ है सर। परागकण का जो स्ट्रक्चर है वो आप एक सिंपली स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर दे रहा हूँ, सामने सब लोग देखेंगे इधर। ये परागकण का जो है बाह्य चोल है, इसको हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, एक्साइन है। अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो एक्साइन है इसमें एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस पैदा है,
दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, ये जो स्पोरोपोलिन है इसको हम पोलिन, ध्यान सुनना यहाँ पर सब लोग, ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, ये ध्यान सुनना। मेरा आपसे एक सवाल है, सारे लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे सिर्फ, कि इस स्पोरोपोलिन का जो सिक्रेशन है या जो फॉर्मेशन है कौन करता है, यानी कौन सी लेयर करती है पराग कोश की। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरी जो हमारी लेयर है यहाँ पर है उसका नाम है अंतःचोल, इसको हम इंटाइन कहते हैं। ये दो सबस्टांस, पहला है पेक्टोज और दूसरा है सेलुलोज, इन दोनों से मिलकर बना होता है, तो हम एक साथ इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा पेक्टोसेलुलोज, ये इससे मिलकर बना होता है। ठीक, अब इसके पास जो है दो कोशिकाएं होती हैं, यहां पर इसके पास जो है दो कोशिकाएं होती हैं, एक दीर्घ कोशिका है और एक लघु कोशिका है। जो दीर्घ कोशिका है, जो यानी बड़ी वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को हम कहते हैं वर्धी कोशिका, अथवा इसको हम जो है कायिक कोशिका भी कह देते हैं कई बार, कायिक कोशिका। और जो दूसरी हमारे पास कोशिका है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। और इसके पास जो केंद्रक है छोटा सा, इसको बोलते हैं जनन केंद्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्योंकि हमें आगे इससे मतलब है इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है हमारा यहाँ पर, ये आगे चल करके जो है जब परागकण वर्तिकाग्र पर लैंड करता है परागण के दौरान, तो जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वहां पर रास्ते में दो भागों में डिवाइड होता है, यानी वहां से जो है दो नरयुग्मक में वो विभाजित होता है, ताकि चल के आगे फिर जो है द्विनिषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करे। अभी मैं इस पर आगे बात करूंगा। तो ये जनरेटिव जो न्यूक्लियस यहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ से दो जो है नरयुग्मक को बनाएगा आगे चलकर। ठीक है, वर्धी कोशिका का ज्यादा कार्य नहीं है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान सुनो। क्या इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर? पराग नलिका को पोषण देना, ये इसका कार्य है। दूसरी चीज, थोड़ा सा इसके शेप वगैरह की भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे इसको। इसका जो शेप होता है स्पिंडल शेप होता है, तरकुनुमा होता है, जबकि ये बड़ा है इसका है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना सब लोग यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर, अथवा इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो इस रचना से जो पराग नलिका है वो बाहर आती है, ये ध्यान से सुनना। जर्म पोर के माध्यम से जो पराग नलिका है उसका विकास होता है, यानी वो आगे बढ़ती है यहाँ से। तो ये रहा डायग्राम जो है परागकण का। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे पुष्प का जो मादा भाग है, यानी फीमेल पार्ट, दैट इज गाइनोसियम। अब हम इसकी बात करेंगे। गाइनोसियम जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं जायांग। इसकी इकाई को हम बोलते हैं यहाँ पर जो है स्त्री केसर। इसको आप इंग्लिश में पिस्टिल बोल दो, या फिर आप जो इसको कार्पल ये कह दो, दोनों नाम वैलिड है सर। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, आप सब जानते हैं। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये रहा भाई डायग्राम स्त्री केसर का। ये वर्तिकाग्र है, ये रहा वर्तिका, और ये रहा अंडाशय। तो स्ट्रक्चर सब लोग देख लो भाई। इसको बोलते हैं स्टिग्मा,
और ये रहा स्टाइल, और ये रहा ओवरी। ओवरी के अंदर एक संरचना है, इस संरचना को हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ये रहा बीजांड, ओव्यूल। एक कॉमनली डायग्राम अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं स्त्री केसर का। ध्यान रखें बच्चे, यूपी बोर्ड के जो है थोड़ा सा आपके एग्जाम में कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि आप एक स्त्री केसर की संरचना का नामांकन कीजिए, तो आपको यही सारी चीजें बना करके इसका लेबलिंग करना है। ठीक, अब मैं एक ही को डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, ये जो है उसका सबसे ऊपरी भाग है, और ये पराग कण को रिसीव करता है, यानी ग्रहण करता है। ध्यान सुना सब लोग। दूसरा है हमारे पास वर्तिका है, ये इसका मिड पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है इसका वर्तिका है। तो जब यहाँ पर परागकण जो ना, परागकण जब यहाँ पर लैंड करते हैं यहाँ पर, तो वो जो परागकण है, इस पराग नलिका से यहाँ से विस्तृत होकर आगे जाता है, तो उस परागकण के से जो पराग नलिका बन रही है, पराग नलिका की जो लेंथ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, ये ध्यान से। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है अंडाशय। अंडाशय जो है आगे चल करके जो है फल का निर्माण करता है, हम आगे इस पर बात करेंगे। ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं उनको हम सत्य फल कहते हैं, और ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बन जाते हैं उनको बोलते हैं असत्य फल, या था कुट फल भी कहते हैं। मेरे को आप कमेंट करोगे कि भाई अंडाशय जो है जिससे फल बन रहा है सत्य फल, तो सत्य फल को अन्य किस नामों से जानते हैं, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने कहा ये रहा जो है बीजांड, तो बीजांड के अंदर एक संरचना है, इसका नाम है जो है भ्रूणकोश। ये रहा भ्रूणकोश। तो आपको ये भी जानना है कि जो भ्रूणकोश इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि हमने थोड़ी देर पहले लघु बीजाणु जनन को देखा, बिल्कुल वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो है गुरु बीजाणु जनन भी होता है, जो कि मादा भाग में होता है। तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ, देखो, यानी इसका जो फॉर्मेशन है कैसे होता है वो हमें देखना है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई। इधर देखो, जो बीजांड काय होता है शुरुआत में, बीजांड काय क्या होता है, सब लोग मुझे बता दें एक बार थोड़ा सा। बीजांड काय की जो कुछ कोशिकाएं हैं जो अपने आप को बिहेव करती हैं, बिहेव मतलब व्यवहार करती हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह। इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है इसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं इंग्लिश में। इसमें जो है अर्धसूत्रीय होता है विभाजन, मियोसिस। तो यहां से जो है हमें प्राप्त जो कोशिका होती है उसका नाम है गुरु बीजाणु। तो ये जो गुरु बीजाणु है यहाँ पर 4 होते हैं, जिसमें से केवल एक सक्रिय बचता है, बाकी सब 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 यहां से नष्ट होंगे, एक बचेगा सक्रिय। तो जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, यहाँ से ये जो है एक प्रक्रिया है, उसका ध्यान से नाम सुना सारे लोग, ये एग्जाम में पूछा गया यूपी बोर्ड में कि सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के निर्माण की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक बीजाणुज विकास कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये इसका नाम है, ध्यान देंगे सब लोग। तो यहां से हमारा डेवलप होगा भ्रूणकोश। ध्यान सुनना भाई, हिंदी के वर्णमाला में क पहले आता है, प बाद में आता है, तो इसका जो नाम है कोश है, क से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आगे जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम कोश है। तो कंफ्यूज मत होना सिर्फ, जो भ्रूणकोश बना यहाँ पर है वो एन है, हेप्लॉइड है सिर्फ, ठीक है। अब ये मान के चलो कि ये तुम्हारा है भ्रूणकोश है, ऐसे इस तरीके से। तो इसका जो केंद्रक है इसमें होता है रेपिटेटिव न्यूक्लियस डिवीजन। इस रेपिटेटिव न्यूक्लियस डिवीजन से क्या होता है, वैसे तो मैं इसको बता ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं दिखूंगा तो बहुत समय लगेगा। रेपिटेटिव न्यूक्लियस डिवीजन में होता क्या है कि भाई जो इसका एक केंद्रक है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे।
तो जो 8 जब केंद्रक अवस्था आती है तो वहां पर होता है डीपोलराइजेशन, जिससे 3 केंद्रक ऊपर की तरफ, 3 केंद्रक नीचे की तरफ और 2 केंद्रक बीच में शिफ्ट होते हैं। अब वहां से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब वो जो स्ट्रक्चर है उसमें फिर से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का क्या होता है वहां पर जो है उसका एक तरह संघनन होता है। उस संघनन के बाद क्या होता है, 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका नीचे, 2 केंद्रक वाली जो है एक कोशिका बीच में। ऊपर की 3 कोशिकाओं को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी कोशिका। नीचे की 3 कोशिका को बोलते हैं अंड समुच्चय। उस अंड समुच्चय में ध्यान से सुनना, उस अंड समुच्चय में एक जो दीर्घ कोशिका होती है उसका नाम है अंड कोशिका यानी एग सेल। जो सहायक 2 कोशिकाएं होती है उनका नाम है सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल्स। बीच में 2 केंद्रक वाली जो एक कोशिका है उसका नाम है पोलर जो है सेल, या फिर उसके केंद्र को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं ऐसे इसका फाइनल एक डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में 2 केंद्रक वाली जो कोशिका है इसका नाम है यहाँ पर ध्रुवी केंद्रक अथवा ध्रुवी कोशिका। 2 छोटी छोटी सहायक कोशिकाएं और एक बड़ी सी जो है कोशिका जिसका नाम है अंड कोशिका। यह है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। और यहाँ पर जो है 2 जो सहायक कोशिका यहाँ पर है, यह है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूँ। आप तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, सामने सब लोग देखें, इधर इधर आप सब लोग देखेंगे। यह है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। बीच में है ध्रुवी केंद्रक। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज एग apparatus, एग apparatus। हिंदी में इसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। अब आप यहां से क्या प्रश्न बनता है वो ध्यान से सुनना सब लोग। यहां से प्रश्न पूछता है कि जो आवृत्तबीजी है, आवृत्तबीजी जो भ्रूणकोश होता है कैसा होता है। सवाल ऐसे पूछा गया कैसा होता है, तो आपको बताना है ये 7 कोश की व 8 केंद्रकीय होता है, केंद्रकीय होता है। क्योंकि अगर आप इसमें काउंट करो तो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, यहाँ से ये वाली बड़ी कोशिका 4 कोशिका और 4 और 3 यहाँ से 7 कोशिका। जबकि अगर हम केंद्रक काउंट करें तो यहाँ पर एक केंद्रक, दूसरा केंद्रक, तीसरा केंद्रक, ये रहा चौथा, पांचवा, ये छठा, सातवां और आठवां, तो 8 केंद्रक है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। दिस इज योर नोट पॉइंट। आप ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इसको इंपॉर्टेंट भी टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई होप सभी का यहाँ तक हो गया होगा रिवीजन। इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर जो है परागण को। परागण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, परागण क्या भाई, सिंपली आप सब जानते हो परागण क्या है। पराग कोश से जो पराग कण हैं जब वो निकलते हैं तो वो वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं पराग कोश से निकलकर पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाने की जो घटना है इसको बोलते हैं परागण। आप सब ये जानते हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोलने की कोशिश करें तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, दैट इज जो है पॉलिनेशन। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो मेजर 2 टाइप होता है, ध्यान से सुनना समझो। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। पर परागण, इसे हम पर निषेचन भी कह देते हैं, पर निषेचन भी कह देते हैं।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं जो है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा हमारे पास इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये स्वपरागण है, दूसरा है परपरागण है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्वपरागण और परपरागण की, तो मैं इसको लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा एक बार जो है एक बार देख लो, इसको समझ लो, ठीक है। तो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट सेशन में